प्रॉब्लम को देखिए। मशीन 1 एंड 2 दो मशीन दिया है, परचेस प्राइस बोल दिया है, एस्टिमेटेड लाइफ, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन बोल दिया, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू भी बोल दिया है, 5,000, कैश फ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स बता दिया है। आई रिपीट, कैश फ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स बता दिया है। टैक्स रेट 40% भी बोल दिया है। तो आपको एनपीवी कंप्यूट करना पड़ेगा, एज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल is 10%, which machine the company should buy। बोलिए कौन सा मशीन कंपनी खरीदेगा, मतलब इसका इवैल्यूएशन कौन सा तरीके से होना चाहिए, इसका इवैल्यूएशन कौन सा तरीके से होना चाहिए, कौन सा टूल। मैंने तो आपको बहुत सारा टूल सिखाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल तो नहीं होगा सर, बिकॉज ट्रेडिशनल से मॉडर्न बहुत बेटर है, तो मॉडर्न करेंगे। तो कौन सा मॉडर्न फॉलो करेंगे, आईआरआर, प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच, और क्या। सर देखिए यहां पर कोई बेनिफिट नहीं बोला गया है। अच्छा बेनिफिट भी बोल दिया है, ठीक है। तो बोलिए कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा। ओ सर कौन सा मेथड का जगह ही नहीं है, बिकॉज यहां पर कंप्यूट द एनपीवी बोल दिया गया है। तो डोंट वरी, दे हैव गिवन। चलिए तो क्वेश्चन में आपको फर्स्ट मशीन 1 का एंड मशीन 2 का आपको कैश फ्लो निकालना पड़ेगा। सर कैश फ्लो तो दे दिया है, लेकिन भाई वो तो कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन दिया है, तो आपको आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। स्टूडेंट के दिमाग में आएगा सर डेप्रिसिएशन तो आपने बोला था नॉन कैश एक्सपेंसेस, यस, तो उसका क्या इफेक्ट आ सकता है। भाई डेप्रिसिएशन नॉन कैश है ये मैंने बोला था, लेकिन डेप्रिसिएशन का तो एक टैक्स एडवांटेज मिलता है, यस और नो। जैसे डिप्रिसिएशन का चार्ज करते हो आपका टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाता है, एंड टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होने का मतलब है आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी कुछ हद तक, मतलब जितना आपका डिप्रिसिएशन है उसके ऊपर टैक्स रेट मल्टीप्लाई करके हम लोग बोल सकते हैं इतना टैक्स आप सेव कर सकते हैं। कैसे, आपका अगर डिप्रिसिएशन 1 लाख है और जैसे ही आप 4 लाख का इनकम से 1 लाख का इनकम हम रिड्यूस करते हैं, मतलब आपका टैक्सेबल इनकम 4 लाख से 3 लाख हो गया, तो ये 1 लाख आपका टैक्सेबल प्रॉफिट जो रिड्यूस हुआ है, आई रिपीट जो 1 लाख रुपीज टैक्सेबल प्रॉफिट रिड्यूस किया गया है, तो ये 1 लाख टैक्सेबल प्रॉफिट जो रिड्यूस गया है, तो ये 1 लाख टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया। सिंस आपने टैक्स नहीं दिया तो मैं बोल सकता हूं जो आपको कितना टैक्स सेविंग्स हुआ, 1 लाख के ऊपर 40%, सपोज 40,000, मतलब डिप्रिसिएशन है इसलिए आपको टैक्स देना पड़ रहा है 3 लाख के ऊपर 40%। अगर डिप्रिसिएशन नहीं रहता आपको टैक्स देना पड़ता 4 लाख के ऊपर 40%, मतलब आप 40,000 टैक्स सेव कर चुके हैं। ना सर डिप्रिसिएशन से तो मेरा इनकम ही घट गया, लेकिन भाई आप लोग जानते हैं डिप्रिसिएशन इज अ नॉन टैक्स आउटफ्लो आइटम, इसके लिए टैक्स बाहर नहीं जाता है, भाई नॉन कैश आइटम, इसके लिए कैश बाहर नहीं जाता है। सिंस कैश बाहर नहीं जाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। तो आपने लेस क्यों किया था, बिकॉज आई नीड टू एंजॉय द टैक्स शील्ड, टैक्स का जो बेनिफिट होता है डिप्रिसिएशन के कारण के लिए, वो हम लोगों ने कैलकुलेट करने के लिए एक बार माइनस किए, तो टैक्स का बेनिफिट ले लिए, उसके बाद इसको इग्नोर करने के लिए ओरिजिनल डिप्रिसिएशन जो मैंने माइनस किया था उसको ऐड बैक कर देते हैं, तो मेरा कैश फ्लो आ जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर नोट 1 डिप्रिसिएशन,
machine 1, machine 1, cost minus scrap divided by life. कॉस्ट कितना, स्क्रैप कितना, डिवाइडेड बाय लाइफ 4 years. 4 डेप्रिसिएशन कितना, ₹6,250. सेम वे में मशीन 2, कॉस्ट जरूरी नहीं है, बार बार तो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे. 35 माइनस 5,000 बाई 4, ₹7,500. 7,500. डन. नोट, एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग depreciation as per Income Tax Act and accounting depreciation is same. मान के चलते हैं अकाउंट इनकम टैक्स एक्ट में जो डिप्रिसिएशन और अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन सेम है, बिकॉज टैक्स बेनिफिट आप लोग जानते ही है. मैंने पीजीपीपी कराने के टाइम आप लोगों को समझाया था, डिप्रिसिएशन नॉट एज पर बुक, डिप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट, तभी आपका टैक्स बेनिफिट होता है. टैक्स का कैलकुलेशन के लिए डिडक्शन मिलता है. जब पीजीपीपी में लेस अलाउबल एक्सपेंसेस करते हैं तो वहां पर कौन सा डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं, एज पर अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन ना एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इनकम टैक्स एक्ट का डिप्रिसिएशन. इनकम टैक्स एक्ट का डिप्रिसिएशन. तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी मशीन 1. यार 1 2 3 4 4 साल था. देन कैश फ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना बेटा, 12,500 करके, 12,500 12,500 12,500 12,500. डिप्रिसिएशन कितना, 6,250. नॉर्मली अगर ये डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो मुझे 12,500 के ऊपर टैक्स देना पड़ता था, लेकिन मुझे डिप्रिसिएशन के कारण के लिए मुझे नेट टैक्सेबल इनकम थोड़ा कम हो जाएगा. तो दैट इज, जैसे ही माइनस करूंगा इसको कन्वर्ट होके हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना माइनस करने के बाद बोलो, ₹6,250. 6,250. सब में होगा ना. हाँ
Then tax कितना at the rate of 40%. How much? बोलो 6250 into 40%, 2500. 2500. Profit after tax 3750. Cash flow कितना? कैश फ्लो सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, दैट प्लस डेप्ट। मैं नीचे लुक दूंगा। प्रॉफिट आफ्टर कैश फ्लो इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। हाउ मच? रुपीज 10,000। 10,000 सर। 10,000। 10,000। यार 4 फिर से लिखेंगे। वाई सर? बिकॉज उस ईयर में स्क्रैप भी तो रियलाइज होगा 5,000। यस और नो? यस सर। यस सर। लास्ट ईयर में होता है सर, लास्ट ईयर में। एकदम लास्ट ईयर में तो उसको भी मिलेगा। तो डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 8%। बोलो कितना? 1.08, 0.926, 0.857, next 0.793, 794, next 0.735। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अच्छा सर ये भी 0.754 ही होगा? यस सर। 0.7345 ही होगा बिकॉज दोनों ही 4 ईयर का है। आप लोग चाहे तो 4,000 और 5,000 15,000 एक साथ लिख भी सकते हैं। यस सर। डिस्काउंटेड कैश फ्लो हाउ मच? 9,260. Next 8,570. Next 7,940. Next 7,350. Next 7,350. 8,625. Sorry, 3,600. 75 sir. 3,600. 75. 75. Done. Yes sir. Total $9,260 plus 8,570 plus 7,940 plus 7,350 plus 3,675. Is it 36,795? Yes sir. Yes sir. इसको क्या लिखोगे?
March. Present value of cash inflow less investment 30,000 जितना तक मुझे याद है. इसको क्या बोलोगे? NPV. NPV. Rupees 6,795. 6,795. Done? Yes, sir. Same way we will do for the calculation for machine. Two. फिगर क्या क्या है? 22,500, 9,500, 22,500, 9,500. Rupees 12,500. Rupees 13,500. 13,500. 13,500 और scrap 5,000. Depreciation 7,500, 7,500, 7,500, 7,500. Profit before tax $15. $5,000. Tax बोलो. 6,000, 800, 2,000, 2,400. Profit after tax 9,000, 1,200, 3,000, 3,600. cash flow. कैश फ्लो का मतलब क्या होगा? Depreciation plus TAT. डेप्रिसिएशन प्लस टीएटी. बिकॉज डेप्रिसिएशन माइनस क्यों किया था सर? टैक्स बेनिफिट लेने के लिए, उसके बाद एड बैक कर दिया. 16,500. देन Rupees 10,700. सॉरी, Rupees 10,700. Oh, sorry sir. Depreciation इधर हम CFD जोड़ रहे सर. 8,700. Yes sir. ठीक है तो. Yes, sir. देन 10,500. Yes, sir. देन 11,100. 11,100. Yes. देन इसका भी जो स्क्रैप है सर. 5,000. कंप्यूट करो. 16,500 into 0.926. 15,279. Into 7,456. 7,000. 456. 8,337.
नेक्स्ट, $8,159. 8,159. 3,675. 3,000. 675. सही. 42,906. 42,906. Yes, sir. Investment 35. NPV 7,906. तो बोलो which machine is best? Conclusion. Based on the NPV, the machine 2 is better than machine 1 due to higher NPV. So it is advisable to select project machine 1 subject to select to machine 2 subject to other consideration. Reputation से लेके everything subject to other consideration. Note, Note 2, cash flow equal to profit after tax plus depreciation. Note 3, assuming there is no long-term, no short-term or long-term, short-term capital gain or loss from the sale of asset, sale of machine after estimated life. Hence, we ignore the tax consideration on disposal of asset. Because आप लोग तो जानते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी टैक्स होता है, तो मैं मान के चलता हूं कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं, मशीन के लिए एसेट के लिए तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म ही होगा. मैंने आपको सिखाया था ब्लॉक कॉन्सेप्ट. हाँ, मैंने आप लोगों को सिखाया था ब्लॉक कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई कैपिटल गेन नहीं आया, मैं मान के चलता हूँ.
शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और टर्म टर्म कैपिटल उनका कोई मैटर ही नहीं है। सो क्लियर। दूसरा नोट को एक काम करता हूं, नोट एक जो एज्यूमिंग नोट 1 करके, ये था वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, और ये है नोट 1। डन। तो नोट 1 2 3 लिख दिया है। क्लियर। यस सर। सेम प्रॉब्लम को मैं करूंगा। 3 एरिया एक्चुअली कवर करने के लिए मैंने प्रॉब्लम को एक बेस पकड़ा है, बाकी मैं चेंज करता जाऊंगा। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू as per Income Tax Act, as per books of accounts, as per Income Tax Act. As per Income Tax Act, (32, 35 seconds) 7. एग्री। बाकी सेम। बोलो क्या करोगे। क्लास एग्जाम में आया, स्टूडेंट देख के स्टूडेंट कंफ्यूज, उल्टा करके पेन पर गया। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे। बोलो बुद्धिमान लोग, जो जो प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो। बोलो। इनकम टैक्स वाला सर लेस कर देंगे। ना सवाल है तो स्क्रैप वैल्यू तो है, स्क्रैप वैल्यू तो बुक वैल्यू, बुक ऑफ अकाउंट्स का भी दिया है, इनकम टैक्स का भी दिया है। डेप्रिसिएशन में आप लोग जानते ही है, स्क्रैप वैल्यू लेस करके डेप्रिसिएशन आता है। बोलो जी। चुप क्यों बैठ गए तब लोग। क्या आंसर होगा। डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा माइनस करेंगे।
इनकम टैक्स। हाँ तुम तो बोलोगे इनकम टैक्स एक्ट, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर होता तो सर देते क्यों, वो कॉमन सेंस से लगाया, बोलो क्यों। सर क्योंकि हम लोग को तो डिप्रिसिएशन की वजह से इनकम टैक्स को रिड्यूस करना है ना, तो इनकम टैक्स वाला वैल्यू को करेंगे, बुक वैल्यू करके तो फिर हम लोग का कुछ फायदा नहीं। ठीक, मक्खन जमा नहीं। एनी अदर? पुष्पांकर ने बहुत हद तक लेके गया है। एनी अदर? मैं बताता हूं आप लोगों को। सर अगर आपको याद है, इन टैक्स कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को टैक्सेबल प्रॉफिट करना कैलकुलेट करना पड़ता है, बिकॉज टैक्स कैलकुलेशन कभी भी अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर नहीं होता है। टैक्स कैलकुलेशन ऑलवेज एन अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर काम होता है। अगर सॉरी, टैक्स कैलकुलेशन ऑन इनकम टैक्स प्रॉफिट के ऊपर काम होता है। कुछ नहीं बोला जाता है तो मान के चलूंगा जितना अकाउंटिंग प्रॉफिट है उतना ही इनकम टैक्स एक्सपेंसेस है, जितना अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है उतना ही इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन है। लेकिन मजे का बात है, देयर में भी अ सिचुएशन हम लोग जानते हैं जहां पर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज नॉट इक्वल टू द इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन। हम लोग बहुत बार किए हैं, एड डिसअलाउ एक्सपेंसेस लेस डेप्रिसिएशन एज पर आईटी इनकम टैक्स, तो हम लोगों ने किए हैं। नाउ सवाल है, ये क्वेश्चन में अगर इनकम टैक्स नहीं देता तो हम लोग जैसे अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते उसी को ही मानते इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन। लेकिन प्रैक्टिकली तो दोनों अलग फॉर्मेट है। तो यहां पर बोला है इनकम टैक्स में और इसमें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं अगर अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन लेता हूं सर, उसका मतलब कुछ नहीं होगा, बिकॉज इनकम टैक्स में टैक्स कैलकुलेट करने के टाइम मुझे अकाउंटिंग नहीं, मुझे इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन चाहिए। तो एक बार अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन लेस किया, उसके तुरंत बाद मैं क्या करूंगा? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, फिर ऐड करूंगा, फिर पहले ऐड कर दूंगा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, देन इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। वही सेपरेटली ट्रीटेड सर, सेपरेटली ट्रीटेड। लेकिन यहां पर तो मुझे माइनस किया गया ही नहीं, तो मुझे एक बार ही माइनस करना पड़ेगा। वाई सर? बिकॉज यहां पर बिफोर डेप्रिसिएशन बोला है। तो ना जो डेप्रिसिएशन में माइनस करूंगा, वो कौन सा डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा? इनकम टैक्स वाला सर, इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। यस और नो? यस सर। क्योंकि बुक वाला सर तो ऐड हुआ ही नहीं है सर। एग्जैक्टली, बुक वाला तो ऐड हुआ ही नहीं, मतलब सर लेस नहीं हुआ, मतलब उसके बाद ऐड होता है, मतलब यस यस यस, उल्टा तो जाकर उसका, फायदा नहीं है सर, हाँ सीधा सर, जाएगा। उसका तो कोई हुआ ही नहीं काम, तो सर हम लोग फिर उसका कुछ काम सोचेंगे ही नहीं। सर और एक जगह सर स्क्रैप वैल्यू में क्या करूंगा? बिकॉज स्क्रैप वैल्यू जो रियलाइज होगा, इनकम टैक्स अनुसार स्क्रैप वैल्यू मिलता है ना मुझे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एस्टिमेट अनुसार स्क्रैप वैल्यू मिलता है। मेरे साथ इनकम टैक्स का स्क्रैप वैल्यू रियलाइज में उसमें कोई रिलेशन नहीं है। स्क्रैप वैल्यू मेरा जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है उसके बेसिस में ही मिलेगा, और जो डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट करूंगा वो ऑब्वियसली इनकम टैक्स एक्ट अनुसार। ठीक है? यस सर। जी सर। चलिए सेम प्रॉब्लम को मैं रिपीट करूंगा। Depreciation as per IT rules, एक्चुअली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इनकम टैक्स एक्ट में डिप्रिसिएशन के बारे में अलाउंस होगा वो बोला है, और कैलकुलेशन का प्रोसेस दिखाया गया है इनकम टैक्स रूल्स में। एक्ट में कहीं पर ब्लॉक ऑफ एसेट का नामो निशान नहीं है। ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट आईटी रूल्स में है, इनकम टैक्स रूल। तो उसको ऑब्वियसली फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन यहां पर कौन सा लेंगे? इनकम टैक्स वाला स्क्रैप वैल्यू, दैट इज कितना? 6000।
कितना? 6,000। 6,000 ब्रैकेट में कंसीडर द scrap value for income tax purpose. बोलो। माइनस 7,000। 7,000 कितना? 7,000। चलो तो बाकी से मैं बोलो डेप्रिसिएशन कितना होगा? 6,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12,500 minus 6,000 6,500। 6,500 टैक्स इसके ऊपर 40%, 6,500 into 40%, how much? 2,600. So profit after tax 9,100. Cash flow plus सर प्रॉफिट 6,000. आफ्टर टैक्स सर 3,900 आएगा सर। हाँ सॉरी 3,900 अब plus 6,000. Yes or no? 9,900। 9,900. So same process will continue. Done. Scrap value क्या होगा? Obviously scrap value as per book. उसके साथ इनकम टैक्स का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के टाइम, अच्छा बाद में लिखता हूं ये ना, लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के टाइम ऑलवेज देखेंगे इनकम टैक्स और अकाउंटिंग का डिफरेंस है और नहीं, अगर है तो इनकम टैक्स, लेकिन स्क्रैप वैल्यू हम लोग अकाउंटिंग वाइज ही देखेंगे। बोलो कितना? ₹5,000। 6,000 स्क्रैप वैल्यू क्या है? 5,000। 5,000 फिगर बोलो बोलो बोलो। 9,167। 9,167। नेक्स्ट 8,484। नेक्स्ट 7,860। 7,277। 7,277। नेक्स्ट 5,000। सॉरी कितना? 3,675। टोटल बोलो। $9,167 plus 8,484 7,850 7,277
3675 29. Is it 29? ना फिगर गलत लिखा मैंने 29,176 8484 7850 176 হবে 7850 plus 7277 plus 3675 36 453 30,000 minus NPV कितना ₹6,453 चलो मशीन 2 बोलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15,500. 15,500 next 2,500. 500 next 5,500 5,500 next 6,500 next 6,000. 15,500 into 40% 6,200 1,000 1,000 नो सर वो वाला नहीं डिप्रिसिएशन बोल रहे हैं। oh अच्छा 1,000 then 2,200 then रुपीज 2,600 profit after tax 9,300 9,300 then 1,500 9,500 then 1,500 huh? 1,500. next 3,300 next 3,900. तो कैश फ्लो कितना होगा पैट प्लस डिप्रिसिएशन 16,300 पैट प्लस डिप्रिसिएशन 8,500 10,300 10,900 डिस्काउंटिंग फैक्टर करो बोलो बोलो 15,094, sir. then 7,284 7,284 8,178. 146. 8,000 क्या बोले 8,178. चलो बोलो टोटल 15,094 7284 8178 808012 42,243.
42,243. इन्वेस्टमेंट स्क्रैप सेम है सर यहाँ पे भी, सॉरी स्क्रैप यहाँ पे भी सेम अमाउंट है 5000। हाँ सेम है, देखो यस सेम है। और मैंने तो बोल ही दिया था ये स्क्रैप तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनुसार होगा, नॉट इनकम टैक्स अनुसार। जी सर। बोलो। इन्वेस्टमेंट सर 35 था ना, 35, हाँ ₹7,243। हेलो जी, कंक्लूशन एक्ट। एक नोट और एक यहां पर एडिशन होगा। फर्स्ट, ये लाइन नहीं रहेगा, फॉर कैलकुलेशन of tax benefit on depreciation we should consider the depreciation as per IT income tax rules, income tax purpose, as per income tax purpose, now as per income tax rule, income tax rules. Hence, while calculating depreciation, we consider the book value, we consider the book value as per income tax. We consider book value नहीं, we consider scrap value as per book value as per income tax purpose. Note 4. While we are considering the scrap of the last year, it is better to use the scrap as per books of accounts, as it is the expectation to be realized in future, expected to be realized in future. ओके, तो मैंने देखने वाला काम दो किया। एक तो सर दो मशीन का इवैल्यूएशन कैसे हो सकता है, मशीन 1 लूंगा ना मशीन 2 लूंगा, वो मैं देख रहा हूं। दूसरा यहां पर मैंने कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल दिया है, दैट इज डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स भी हो सकता है, एज पर इसमें हो सकता है, अकाउंट्स का फॉर्मेट में भी हो सकता है।
ठीक है, तो ये थोड़ा अलग सा प्रॉब्लम था देखने में एक, लेकिन पूरा कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाता है। उमा गया कहाँ प्रॉब्लम को? डन। एनी क्वेरी? देखते हैं और कौन कौन सा प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम खोज रहा हूं, नहीं मिल रहा है, पागल की तरह खोज रहा हूं एक प्रॉब्लम को। हम्म, हाँ मिल गया। बोलो। Given below are the information relating to some projects. प्रोजेक्ट दे दिया है, एलपीवी बोल दिया है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बोल दिया है। सपोज द फर्म हैव अ कैपिटल सेलिंग 20 लाख, advise the firm on selection of the project assuming that project are not divisible। मैं दो केस ही कराऊंगा, प्रोजेक्ट आर डिविजिबल एंड प्रोजेक्ट आर नॉट डिविजिबल। बोलिए कैसे होगा? क्वेश्चन में तो एनपीवी बोल दिया है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बोल दिया है, लेकिन आप लोग बोलेंगे सर कौन सा प्रोजेक्ट लेंगे, उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट तो नहीं बोला है। सर हम लोग कैश फ्लो तो निकाल सकते हैं सर प्रॉफिट इंडेक्स के जरिए। कैश फ्लो निकाल के क्या करोगे? अच्छा ठीक है, निकाल, क्या होगा? मुझे ये बताओ, हर प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलेगा? मुझे तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, नहीं तो बिना इन्वेस्टमेंट करके मैं राशनिंग कैसे करूंगा? इन्वेस्टमेंट कहां से मिलेगा? इन्वेस्टमेंट कहां से मिलेगा? सर वो सीसीएफ के द्वारा, कम्युनिकेटिव कैश फ्लो के द्वारा। बोलो कैसे मिलेगा, बोलो ना मुझे, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। मैं इतना कंपनी का दे दिया, तुम लोग बोलो मुझे कैसे इन्वेस्टमेंट मिलेगा? सर कैश फ्लो निकाल के फिर कम्युनिकेटिव कैश फ्लो होगा, उसके बाद कैश फ्लो, अरे मुझे एक कम्युनिकेटिव फिगर कैश बोलो फ्लो कि इज इक्वल टू। सर प्रोजेक्ट ए का बोलिए कैसे निकलेगा? और दिया है एनपीवी और दिया है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स।
पहले आप लोग काम करेंगे, आपको सर याद है एक रिलेशन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल टू, अच्छा, नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल टू 1 माइनस ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यस और नो? यस सर। और ये भी क्या आपको याद है, एनपीवी इक्वल टू सर, बिकॉज आपको याद करो तो एनपीवी का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब क्या है, एन नॉट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब क्या है सर? जितना तक हम लोगों को पता है एनपीवी डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सर। इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो नहीं, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो बोलो, और एनपीवी इक्वल टू 1, मुझे सर एनपीवी दे दिया है, इन्वेस्टमेंट मुझे पता नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी तो नहीं दिया है। क्या करूंगा? आपको याद है नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का एक रिलेशन था, वन माइनस ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल टू नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। याद कर सकते हो? तुम लोग बोलोगे सर थोड़ा भूल गया हूं, थोड़ा एक बार रिपीट कर देते हो। तो ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब क्या है बेटा? याद कर तो बेटा, सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस by इन्वेस्टमेंट investment, yes or no? यस सर। यस सर। अच्छा, एनपीवी मतलब, एनपीवी का मतलब क्या है? मैं लिख सकता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन कैश फ्लो, कैश इनफ्लो, नॉट कैश फ्लो, कैश इनफ्लो, सॉरी, माइनस ना कैश फ्लो ही लिखता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट, yes or no? Whole divided by investment, yes or no? यस सर, यस सर। यस सर। याद आ गया सबको? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो बाय इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है सर? लिख सकता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो बाय इन्वेस्टमेंट माइनस इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट, याद आ रहा है? यस सर, यस सर। इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट, तो क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स -1, यस सर। तो आई थिंक एनपीआई इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स -1 आ गया। सो एनपीवी इक्वल टू जीपीआई, मैंने गलत लिखा था, -1, यस और नो? तो यहां पर जीपीआई फिगर दे दिया है, तो मुझे आराम से एनपीआई का मिल जाएगा फिगर। यस सर, हाँ मिल जाएगा। अगर एनपीआई का मिल जाता है तो मेरा एनपीवी दिया है तो इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, यस और नो? यस सर। यस सर। तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रैंकिंग। देखते हैं क्या है प्रोजेक्ट का नाम ए बी सी डी ई
F. Yes or no? Yes, sir. Then in GPI, gross profitability index, 1.2, 0.95, 95, 1.20, 1.18, 1.19, 1.16. डन। नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आई थिंक आप लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा, 0.22 माइनस 0.05, 0.2, 0.18, 0.19, 0.168। हाँ ठीक है। Yes, sir. yes sir, चलो एनपीवी कितना? Rupees 2,20,000. 15,000 negative. 15,000, 1,40,000. 1,40,000, 1,62,000. 76,000. 64,000. डन। तो अच्छा मैं ब्रैकेट उठा के माइनस साइन भी दे सकता हूं एनपीवी में, यस और नो? Yes, sir. अच्छा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा बेटा? सर पहला वाला 10 लाख आ रहा है। एनपीआई इंटू क्या? नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इंटू एनपीवी, यस और नो? Yes, sir. चलो पहले वाला क्या आएगा? वही तो आता है ना, गलत ना। सर एनपीवी डिवाइड बाय एनपीआई होगा सर। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एनपीवी बाई NPI. एनपीवी डिवाइडेड बाय एनपीवी डिवाइडेड बाई एनपीआई। क्लियर और नॉट? देखो ऊपर में ही देखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू एनपीवी बाई इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कितना हुआ? एनपीवी बाई एनपीआई। तो एनपीवी 2,20,000, एनपीआई ये 0.22, कितना आएगा? 10 लाख। दूसरा 3 lakh. नेक्स्ट इज इट 2,80,000? ना, गलत बोला। 7 lakh. 7 lakh. नेक्स्ट 9 lakh. 9 lakh. नेक्स्ट 4 4 lakh. नेक्स्ट 4 lakh. तो इन्वेस्टमेंट आ गया मेरे पास। तो रैंक तो पहले ही कर सकते थे, लेकिन काम करूंगा कैसे? मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट का फिगर ही नहीं है। तो रैंकिंग तो हो जाएगा, लेकिन रैंकिंग लेके करूंगा क्या? मैं तो इन्वेस्टमेंट का इवेल्युएट करने के लिए मुझे तो हर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जानना चाहिए जो नहीं दिया है। बोलो प्रोजेक्ट ए। किसको रैंक 1 करेंगे? प्रोजेक्ट ए को। देन सी। देन Sir, 9 lakh ना. डी सर, डी सेकंड D. रैंक में डी होना चाहिए सर। Sir, D होना चाहिए 2 ना. क्यों? वाई? Yes. Sir, 9 lakh है ना. 9 lakh. 10 lakh के बाद 9 lakh. तुम लोग शुक्र मनाओ, तुम लोग ऑनलाइन में क्लास कर रहे हो, ऑफलाइन में क्लास नहीं। सामने मिल NPI पे लेंगे जाते सर। तो गला दबा के ही मार देता। यस सर, उसी पे तो हम बोल रहे थे। एनपीआई पे लेंगे सर, ये लोग NPI इन्वेस्टमेंट देख के पे तो कर बोल रहे रहे हैं। थे। आइदर एनपीआई को लेंगे या ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को लेंगे, मतलब एक ही है।
यस सर जीपी एनपीवी, अरे भाई एनपीवी 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसका तो प्रेजेंट वैल्यू करोड़ में ही आएगा ना, जाहिर सी बात है। मैं पर रुपये ऑफ इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मिलता है वो तो देखना चाहूंगा, तभी तो मैं राशनिंग कर सकता हूं। जी यस सर सर ओके E3 होगा। एकदम बच D4 गए आवाज तुम। D4 E3 हम तो होगा। सर उसी को देख के बोल रहे थे। हाँ, D4 नहीं तो आज गला ही मैं दबा के मार देता, आज खून ही हो जाता मुझसे। डी 4 4 F5 बी रिजेक्ट। B नेगेटिव है तो सर उसको तो रिजेक्ट। जो फेल करता है उसका रैंकिंग नहीं हो सकता है। सर रिजेक्ट होगा। क्लियर और नॉट? यस सर मजा आ रहा है मन में ना अभी भी नहीं आ रहा है? सही गल आ रहा सर। आ रहा है। चल डन। तो सर मुझे रैंकिंग तक ही चाहिए था तो रैंकिंग मेरा हो गया। डिलीट हुआ चाहिए तो डिलीट हुआ कर दिया। डन। एलोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, एलोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, एलोकेशन ऑफ व्हाट? फंड among क्या? among the projects assuming projects are divisible। देखिए पहले ही यहां पर बोला था indivisible, मैं मान के चलता हूं पहले divisible उसके बाद indivisible। करें? यस सर। करना भी है। प्रोजेक्ट का नाम, दूसरा कॉस्ट पर इन्वेस्टमेंट, तीसरा एनपीवी। यस और नो? तो पहले कौन सा प्रोजेक्ट वालेंगे? आपको ये याद रखना है आपका टोटल 20 लाख है, तो पहला प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे वो ए को। कॉस्ट कितना हुआ? 10 लाख। आपके पास टोटल फंडवा कितना है? टोटल फंडवा 20 लाख का। तो टोटल फंडवा 20 लाख है तो करें ए के बाद रैंक 2 को लेते हैं, 7 लाख गया हाथ से। प्रोजेक्ट का नाम है सी। डी को भी तो ले सकते थे सर। बोलो 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 भाई, रैंक अनुसार जाना है मुझे। रैंक में तो सी ही सबसे बेटर है, तो डिविजिबल है। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसको मैं ले सकता हूं। बोलो कितना? ई। सी के बाद ई। सर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्या हुआ? ई का कितना अमाउंट है? मेरा 20 लाख मैक्सिमम पैसा देने का क्षमता है, ऑलरेडी 17 हो गया, तो मैं कितना ले सकता हूं? 3 लाख। दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर। यस और नो मेरे बच्चे लोग? यस सर। प्रोजेक्ट ए का कितना एनपीवी? प्रोजेक्ट सी का 1,40,000। और प्रोजेक्ट ई का सर है तो एनपीवी जो दिया है वो तो 4 लाख का एनपीवी 76,000 दिया है, तो इनटू 3 लाख का कितना एनपीवी? सर हो सकता है, अरे भाई प्रोजेक्ट अगर डिविजिबल है, फिक्स डिपॉजिट है तो नेसेसरी है आपको 4 लाख ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 3 लाख ना ही कर सकते? घटिया इंसान। कितना? 57,000। सॉरी 57,000 सर। 57,000 सर।
हाउ मच? फोर लाख 17,000. 17,000. 4,17,000. सर एग्रीगेट लेवल पे तो हम लोग सर ले लिए इस तरीके से, मतलब 3 लाख करके, पर जब इंडिविजुअल लेवल पे लेंगे सर तब तो सॉरी, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 4,17,000. क्लियर? यस सर. डिलीट. नाउ मुझे तो देखना है एलोकेशन. एलोकेशन ऑफ फंड जो एक्चुअली बोला है अमॉन्ग द प्रोजेक्ट assuming project is indivisible. तोड़ मरोड़ नहीं सकते. कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट एनपीवी. तो कॉम्बिनेशन पहले तो सर ए जाएगा, उसके बाद में अच्छा बी जाएगा. कितना होता है? और तो कुछ नहीं जा सकता. 3 लाख का तो कछु नहीं है. 3 लाख का जो है वो मैंने रिजेक्ट कर दिया है. तो ए का इन्वेस्टमेंट 10 लाख, बी का इन्वेस्टमेंट 7 लाख. हाँ 7 लाख. एनपीवी 2,20,000, 1,40,000. टोटल बी का 7 लाख की सर 3 लाख. 3 लाख. सॉरी बी क्यों लेंगे? सी का तो रिजेक्ट है. वो तो रिजेक्ट है. तो 17 लाख फंड एलोकेटेड हुआ है और एनपीवी आया कितना? 3,60,000. अच्छा सर बाकी क्यों नहीं ले सकते भाई? 3 लाख का कोई प्रोजेक्ट नहीं है. एक 3 लाख का प्रोजेक्ट है लेकिन वो तो रिजेक्ट है. डन? यस सर. यस सर. तो इसको क्या करेंगे मजा में? क्या लिखेंगे? कॉम्बिनेशन 1. अब कॉम्बिनेशन 2 ए लेंगे और का एक काम करते हैं, 7 लाख ना लेके डी लेते हैं 9 लाख. तो चलिए डी लेते हैं. तो 10 लाख प्लस 9 लाख. एनपीवी बोलेंगे 2,20,000 और 9 लाख का एनपीवी थोड़ा बोलने की कोशिश करें. 1,62,000. 1,62,000. तो बोलिए इसमें क्या हुआ? 19. बोलो. 3,82,000. 3,82,000. डन हुआ. कॉम्बिनेशन 2 भी गया. और क्या हो सकता है? कॉम्बिनेशन 3 ए ई एफ. देखो तो ए है 10 लाख, ई एफ है 4 लाख एंड 4 लाख. चलो ई एंड एफ 10 लाख 4 लाख 4 लाख 2,20,000. then 76,000. then 64. 64,000. बोलिए
टोटल हुआ 18 lakh. 18 lakhs. दूसरा 3,60,000. ओके. और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल? हाँ सर, अभी भी जा सकता है. कॉम्बिनेशन 4 क्या हो सकता है सर? देखिए तो DEF. DEF. वेरी गुड. DEF क्या क्या है? DEF 9 lakh. 9 lakh. 9 lakh. 4 lakh. 4 lakh. 4 lakh. बोलो. 9 lakh. 1,62,000. 76. 64. 15,000. कोई फायदा नहीं है. 17,000 total. 17 lakhs total. 15 lakh. 3,02,000. सॉरी. 3,02,000. 3 lakh 2,000. ओके. 4 के बाद 5 नंबर कॉम्बिनेशन करूंगा. देन CDF भी हो सकता है. और एक हो सकता है सर, C एंड D. यस सर. CD मिलके का कितना होता है? CD एंड E कितना? C कितना? 7 लाख. 7 lakh. E कितना? 9 lakh. 9 lakh. ये कितना? 4 लाख. 4 lakh. C का अमाउंट 1,40,000. 1,40,000. D का अमाउंट 1,62,000 और E का अमाउंट 76. 76,000. टोटल 20 lakhs. यहां पर 3,78,000. 3,78,000. 6 कॉम्बिनेशन. तो यस और नो? ठीक है सर. और कोई जा सकता है? यस सर. कॉम्बिनेशन DEF भी हो 6. सकता है. Yes sir. जा F करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज D और F सेम अमाउंट है और F से E में ज्यादा पैसा मिलता है, तो CDF का कोई मतलब नहीं है. हम फालतू का नहीं करके देखेंगे. 6 ये भी कर सकते हैं. CA तो हो गया है, स्टार्टिंग में ही तो था AC. Yes sir. और एक बोलो EF. CEF. CEF. बस दैट इज द लास्ट कॉम्बिनेशन. और नहीं लगेगा, कोई मतलब नहीं है तब भी. कितना? CEF 7. 4 lakh. 4 lakh. कितना? 1,40,000. 1,40,000. 76. 76,000. 6,000. 64,000. 64,000. टोटल 15. Rupees 2,80,000. और यहाँ Rupees 2,80,000. 2 लाख. कोई मतलब ही नहीं है. तो विच वन द बेस्ट प्रोजेक्ट आपको लग रहा है? 5. विच कॉम्बिनेशन? 5 sir. पूरा एक बार देख लो. यहां पर आ रहा है 3,60,000. यहां पर आ रहा है 3,82,000. यहां पर आ रहा है 3,60,000. 3,02,000. 3,78,000. 2,80,000. बोलो कौन सा बेटर है? कौन सा कॉम्बिनेशन? 2. यस. कॉम्बिनेशन 2 is the
optimum combination for allocation of fund to maximize the wealth. Hence, allocate rupees 10 lakh in project A and rupees 9 lakh in project D. Project D. To generate NPV rupees how much कितना 3,82,000. 3,82,000. क्लियर और नॉट? क्वेश्चन में इंडिविजिबल नहीं बोला था, डिविजिबल नहीं बोला था, मैंने डिविजिबल भी डाल दिया है. Assuming the project or case 1 divisible, case 2 not divisible. Clear or not? ये बीकॉम का ही क्वेश्चन था, मेरा नहीं, लेकिन मैंने प्रेजेंट किया है थोड़ा अलग तरीके से. क्लियर? यस सर. एग्जाम में लिख सकोगे तो कैपिटल बजटिंग आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा था. अच्छा भी था. अच्छा, ये सब प्रॉब्लम देखो तो आप घर में कर सकते हो, ये सर नो? ये अगर मैं प्रॉब्लम देता हूं, कैन इट बी पॉसिबल? देखो तो ये घर में सॉल्व हो सकता है. मशीन बी एंड मशीन बी दोनों का कैश फ्लो दिया है. इमीडिएट कैश फ्लो मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और इनफ्लो मतलब हर साल के अंत में कितना कैश फ्लो होता है. आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए एंड बी को. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड करना पड़ेगा, एंड गाइड करना पड़ेगा कौन सा एसेट आप लेंगे. कर सकेंगे? और एक मैं डाल देता हूं IRR. सो दैट रैंकिंग में प्रॉब्लम है तो आप लोग कर सकेंगे. डन? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका घर के लिए हो सकता है. आप वो होमवर्क की तरह ट्रीट करेंगे. ये प्रॉब्लम दिया है, ये भी आप लोग आपका हो सकता है.
क्वेश्चन 5 आप कर सकते हैं यस और नो। यहां पर आपका नेट कैश फ्लो दिया है, आपको 8% डिस्काउंट फैक्टर बोल दिया है, एनपीवी आईआरआर कमेंट करना पड़ेगा, मतलब 100% सोच के रखिए। यहां पर कॉन्फ्लिक्टिंग रैंकिंग आएगा और कॉन्फ्लिक्टिंग रैंकिंग में आपको बोलना पड़ेगा कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे एंड विद अ रीजन व्हाई। क्लियर? रीजन पूरा लिखना होगा सर, ए बी सी। यस यस, एग्जाम में लिखना होगा ना सर। बेसिकली वो वही देखना चाहता है। तो 32 करा दिया है। ये मैं कराऊंगा। यहां पर गाइडिंग रेट भी दे दिया है। Following figure relating to a project for which a machine is to be acquired at a cost of rupees 2,50,000 and initial 60,000 is to be invested in the working capital. Very interesting, छोटा प्रॉब्लम लेकिन इंटरेस्टिंग। EBDIT बोल दिया है, डेप्रिसिएशन बोल दिया है, वेरी गुड, बोल ही सकता है। ₹1,00,000, हाँ डेप्रिसिएशन जैसे बोला वैसे ही करेंगे, नो प्रॉब्लम। At the beginning of second year, and amount of 10,000 is to be introduced as an additional working capital on the completion of the project. That is at the end of the fourth year. On the completion of the project at the end of the fourth year, it is expected that 40,000 from the sale of scrap and working capital will be recovered in full. Cost of capital 12% and applicable tax rate is 30%. तो मुझे बताओ क्या होगा एनपीवी? क्वेश्चन 6, इसका 2 अप्रोच हो सकता है बेटा। Since approach 1, मुझे पता नहीं अप्रोच 2 कर सकूंगा नहीं, that is present value of cash inflow minus present value of cash outflow. दूसरा अप्रोच present value of net cash inflow minus investment। 2 तरीका हो सकता है, एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। हेलो, हाँ हाँ, 37,000 by 8,000 ऐसा कुछ। हाँ अच्छा, मैं क्लास में हूँ, मैं थोड़ा बाद में बात करता हूँ। ठीक, सॉल्यूशन एक अप्रोच में दिखाता हूं आप लोगों को।
year 1 2 3 4 earning before depreciation interest tax. So 80, 90, 145, 120. 80, 90, 145,000. 145,000 and 120,000. 1,20,000. Done. Yes, sir. Depreciation कितना? 75,000. 75, 62 बोल दिया है. मान के चलता हूं यही अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, यही इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन. 75, 62, 62, 48, 25. 48, 25,000. 25. 25. Done. Earning before earning after before tax. Earning before tax. How much? 5,000. Then 28,000. Then 97. 97,000. 95. टैक्स कितना? 40%. और डायरेक्ट 30%. हाँ 40 ना, टैक्स रेट 30%. सॉरी. Yes, sir. 30%. बोलो कितना? 1,500. Then 8,400. 8,400. 8,400. Then 29,100. 29,100. Then 28,500. 8,500. Profit after tax 3,500. 3,500. 19,600. Then 97,000 minus 29,100 कितना? 67,900. 900. Then 66,500. बोलो. तो मेरा ये हो गया Cash flow. नाउ कैश इनफ्लो कितना? कैश इनफ्लो बोलो. 78,500. कैश फ्लो कैसे आता है सर? डेप्रिसिएशन प्लस PAT. पैट. 81,600. 81,600. 1,15,900. 1,15,900. Then Rupees 91,500. आप लोगों ने और एक चीज लेना भूल गए थे. Scrap, sir. स्क्रैप. कितना सर? स्क्रैप में तो एक स्क्रैप नहीं है, दो स्क्रैप है. एक द स्क्रैप ऑफ द मशीन 40,000 प्लस वर्किंग कैपिटल. ओके, स्क्रैप ऑफ द मशीन प्लस वर्किंग कैपिटल. क्लियर और नॉट? तो वर्किंग कैपिटल कितना इन्वेस्ट किए थे वो बाद में देखते हैं.
तो कितना स्क्रैप आएगा? अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्यों हम लोग बोल ही सकते हैं 60,000 पहले और 2 साल बाद 10,000, यस और नो? यस सर। 60,000 पहले और 2 साल बाद 10,000। और आप लोग जानते ही वर्किंग कैपिटल का कोई डिप्रिसिएशन नहीं होता है, तो पूरा ही रिकवर होगा। तो 60 + 40 दैट इज इक्वल टू 60 + 10 दैट इज 70,000। तो मैं बोल सकता हूं ऐसे, 4th ईयर का स्क्रैप प्लस वर्किंग कैपिटल रिकवरी, WCR वर्किंग कैपिटल रिकवरी कितना? स्क्रैप 40,000 40,000 स्क्रैप plus 70,000 1,10,000 सॉरी 1,10,000 that is equal to 1,10,000। that is 1,10,000। ओके, एक काम करते हैं, घटिया लग रहा है, 1,10,000 कर देते हैं, नीचे कर लेंगे स्क्रैप रिकवरी फ्रॉम ईयर 4, स्क्रैप रुपीज 40,000 plus recovery of working capital, रुपीज 70,000 रुपीज 70। टोटल कितना? 1,10,000। आई थिंक आप क्लियर है, ठीक है? जी सर। डिटेल में कराते हो तो टाइम तो लगता ही है। $1,10,000। अच्छा, कैश आउटफ्लो, अच्छा 1,10,000 लिख करता हूं। कैश आउटफ्लो कितना? सर फर्स्ट ईयर में तो कुछ नहीं, सेकंड ईयर के अंत में भी कुछ नहीं। हाँ सर, सेकंड ईयर का क्या बोला है? सेकंड ईयर में क्या अंत? एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ईयर। ओके ओके ओके, तो मैं मतलब फर्स्ट ईयर का अंत में ही 10,000, यस और नो? यस सर। एडिशनल वर्किंग कैपिटल तो नेट कैश फ्लो बोलो, नेट कैश फ्लो हाउ मच? बोलो 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 जल्दी। 68,500 sir। 68,500। नेक्स्ट 81,600। 600। नेक्स्ट 1,15,900। 91,500। 1,10,000। डन। 4,67,500। वो करके मैं क्या करूंगा? डिस्काउंट फैक्टर पागल हो गया है, 12%। 12% कितना आता है? फैक्टर बोलो जल्दी से। 1 डिवाइडेड बाय 1.12 फर्स्ट ईयर आएगा 0.893। सेकंड ईयर में आएगा 0.797। 0.712। 0.636। यस सर। वो भी 0.636। गलती से और एक भी मत दबा देना।
सर 0.567 लास्ट वाला। गधे की तरह ही काम करते हो। सही दोनों ही फोर्थ ईयर था, सही। दोनों ही ईयर था। तो लास्ट वाले में एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया कौन सा सर? 0.6 के बाद। तो बोलो बोलो जल्दी से, फैक्टर को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। फर्स्ट वाला 61,171। बोलो 61। डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो कितना? 61,171। नेक्स्ट 65,035। 65,035 then 82,521। next 58,194। sorry 58,194। next 69,960। total present value of cash inflow, net cash inflow कितना? बोलो जल्दी से। लेस इन्वेस्टमेंट 3,66,000। प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल कितना? 3,66,881। 881। इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर 2,50,000 और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पहला ईयर में जो किया था 60,000। तो एनपीवी कितना आया? 56,881। 56,881। 56,881। क्लियर और नॉट? ये कौन सा अप्रोच? अप्रोच नंबर 2, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्लास में, कल क्लास में मैं अप्रोच नंबर 1 आपको दिखाऊंगा। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके नोट। ये अप्रोच नंबर 1 में था पूरा काम। सॉरी अप्रोच नंबर 2 में था। सॉल्यूशन अंडर अप्रोच नंबर 2। चलिए यहां तक देखना। अप्रोच नंबर 1 में बाद में करूंगा, और जो 2 प्रॉब्लम दिया है घर में करना। बाप रे, इतना स्टूडेंट का आने का क्या जरूरत था बोलो तो अटेंडेंस देते देते मैं पागल हो जाऊंगा और वहां पर स्टूडेंट बैठा रहेगा। बोलो सभी को सर रिकॉर्डिंग ऑफ आना। करिए।